बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान में गैस बहरान से घरेलू सार्फिन परेशान है। घंटों सुई गैस लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कमर्शियल सार्फिन भी गैस की अदम दस्तयाबी पर नाला। शहरी महंगे दामों लकड़ी और एलपीजी गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं, खबर है गैस बहरान के हवाले से कि मुल्तान में गैस बहरान से घरेलू सार्फिन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। घंटों सुई गैस लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। कमर्शियल सार्फिन भी गैस की अदम दस्तयाबी पर नाला दिखाई देते हैं। शहरी महंगे दामों लकड़ी और एलपीजी गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुल्तान सर्दियों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस लकड़ी और कोयला की मांग में इजाफा होने लगा। मार्केट में लकड़ी 1200 रुपए मन जबकि कोयला 3000 रुपए मन में फरोख्त होने लगा। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो जाता है। गैस की बंदिश के बाद जो गरीब तबका है वो लकड़ियां खरीदने को तरजीह देता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इनकी कीमतों के हवाले से तो इनकी कीमतें जो है इस वक्त आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही है। लकड़ी की मन के हिसाब से जो कीमत है वो 1200 रुपये किलो में मार्केट में फरोख्त हो रही है। जबकि कोयले की बात करें तो कोयला जो है वो 3000 रुपये मन के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। लकड़ी के जो लकड़ी बेचने वाले टॉल के मालकान उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि सर्दी आते कितने इसमें इजाफा हुआ है और शहरी क्या कहते हैं कि बढ़ती कीमत के हवाले से? शहरी कहते हैं कि कीमतें बहुत बढ़ गई, आप लोगों ने बढ़ाई हुई है, लेकिन कीमतें जो है ना पीछे से बहुत बढ़ गई है। हमें जहाँ पहले 100 रुपये मन बचता था अब 50 भी नहीं बचता। अब जो लकड़ी की कीमत है ना 1200 रुपये मन है और कोयला 3000 रुपये मन है। तो गाहक जो भी आता है हमारे से लेने के लिए वो बहुत परेशान होता है और हम भी जब बाहर से लेने जाते हैं तो हम बहुत परेशान हैं क्योंकि बाहर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ हम परचून बेचते हैं, बाहर थोक का काम है। शहरी जो कि लकड़ी खरीदने पे यहाँ पर है हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हर साल जो है वो कीमतें बढ़ चुकी हैं, इस बार भी जो है वो गैस की बंदिश से कीमतें बढ़ी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, एक तो वैसे महंगाई ने कमर तोड़ी पड़ी है, बुरा हाल किया पड़ा है, और दूसरा ये गैस और ये लकड़ी और सिलेंडर वाली गैस ने ऐसी तैसी फेरी पड़ी है। अब रोटी कमाएं या ये काम पूरे करें या बच्चों को स्कूल भेजें, कोई एक काम तो बताएं जो हम करें। बस हमारी आवाम से, हुकूमत से अपील है कि आवाम के लिए कुछ सोचे। कीमतें जो है वो रोज पर रोज आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही है। सुई गैस की बंदिश के बायस जो है वो मजबूरी के तहत उनको खरीदनी पड़ती है, महंगी दामों लकड़ी। सैयद ज़ुहैब बुखारी हमें तफसीलात से आगाह करे थे। बहुत आगे बढ़े और आपको बताएं, सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ी के दाम हुए बेलगाम। भावलपुर में लकड़ी की फीमन कीमत 1300 तक पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ ही जो लकड़ी की कीमत है उसमें भी इजाफा हो गया है। गैस जो है वो नापैद हो चुकी है। अगर जो थोड़ी बहुत गैस आ रही थी वो सर्दी की शिद्दत की वजह से उसका जो प्रेशर है वो इंतहाई कम हो गया, जिसकी वजह से शहरी जो है वो लकड़ी खरीदने आए हैं और यहाँ पर जो लकड़ी का रेट है वो 1300 रुपये फी मन तक पहुंच चुका है। तो क्या लकड़ी भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है? यहाँ हमारे साथ शहरी भी मौजूद, उनसे जानते क्या कहते हैं। लकड़ी तो पहुंच में होनी चाहिए। सर क्या करें, लकड़ी कैसे पहुंच में हो जाए? ये जो है सर्दी की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, गैस की गैस बहुत कम आ रहा है, जिसकी वजह से अब गरीब आदमी क्या करे? लकड़ी 1300 रुपये मन मिल रही है। अब वो गरीब आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा? घर के अखराजात करे, बच्चों की फीसें अदा करे, स्कूल खर्चा पूरा करे, क्या करे? अब बंदा बहुत परेशान है, गरीब आदमी तो डूबा जा रहा है। क्या कोई हल है? फिर गैस भी नहीं है और गरीब आदमी सिर्फ उनके पास यही लकड़ियां उसने जलाकर जो सर्दियां वो गुजारनी है, तो क्या फिर आपके तासुरात हैं? तासुरात क्या है, बस मजबूरी लेना पड़ती है। जब गैस ही नहीं है, सर्दी भी है कि गैस आ जाए, सिलेंडर जलाओ तो सिलेंडर भी वो गैस भी बहुत महंगा आएगा। एलपीजी वो 240 रुपये 220 रुपये किलो। तो क्या ये सस्ती होनी चाहिए? ये लकड़ी सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लकड़ी सस्ती होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो मालिक हैं लकड़ी को। लकड़ी महंगी सर्दी के मौसम में ज्यादा महंगी हो जाती है, तो अब तो गैस भी नहीं है, तो इसमें कितनी आप समझते हैं कि आगे तक और महंगी होगी? अभी तो फिलहाल कोई पता नहीं है, मतलब है अभी होगी ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, इससे भी ज्यादा रेट हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल कोई पता नहीं है। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो मालकान है उनका भी कहना है कि जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा के साथ मजीद एलपीजी के बाद लकड़ी भी पहुंच से दूर हो गई। ताहिर जो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रहीम खान में सर्दियों की आमद के साथ गैस की लोड शेडिंग अरूज पर पहुंच गई। गैस की लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी बताइएगा। मेरखा में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच चुकी है, जिसके बायस शहरी जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी और इसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि माचिस की तीली अगर लगा भी लें तो इसमें जो है गैस है नहीं, जिसकी वजह से आपको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बारे में बताएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना है?
सर्दियां शुरू होते ही उसकी सर्दियों की आमद के साथ ही जो है वो गैस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसकी हवा आती है, गैस आती नहीं है, बिल्कुल तीली लगाते हैं तो गैस आती नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं या हमें बाहर से कुछ पका हुआ लेके आना पड़ता है। तो हमें गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जो है इस पे जो है ना नोटिस किया जाए, इसको देखा जाए कि हमें जो है ना वो जो पहले 2-3 घंटे गैस दी जाती थी अब वो भी नहीं दी जाती। तो हमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन है जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, इनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि गैस की लोड शेडिंग पे जाए ताकि इनकी गैस बहरान की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। आमिर भट्टी में तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं डेंगू के खतरात के हवाले से और बताते हैं कि मुल्तान में डेंगू ने डंक तेज कर लिए। निश्तर अस्पताल में डेंगू वार्ड में 12 मरीज जेर इलाज। निश्तर अस्पताल में डेंगू की तस्दीक शुदा 7 मरीज जेर इलाज हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के शुबे में 5 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 4 मरीज लाए गए। डेंगू के बाइस अब तक 11 मरीज जान की बाजी हार चुके। आपको बता रहे हैं, खबर है डेंगू के हवाले से, मुल्तान में डेंगू ने डंक तेज कर लिए हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू वार्ड में 12 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि निश्तर अस्पताल में डेंगू के तस्दीक शुदा 7 मरीज जेर इलाज हैं। निश्तर अस्पताल में डेंगू के शुबे में 5 मरीज जेर इलाज हैं। अगर बात करें 24 घंटे में तादाद की, तो 24 घंटे के दौरान डेंगू के 4 नए मरीज लाए गए हैं। आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की बहावलपुर बेंच आमद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और एएसपी डॉक्टर अजीज का हाई कोर्ट का दौरा। हाई कोर्ट में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस की आमद पर मुलाजमीन को बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात रखने की हदायत भी जारी कर दी गई। आपको बताएं, खबर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की बहावलपुर बेंच आमद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और एएसपी डॉक्टर अजीज का हाई कोर्ट का दौरा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में क्राइम केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पिछले साल की निस्बत इस साल क्राइम केसेस में 50% तक का इजाफा रिपोर्ट हुआ है। मजीद जानते हैं औनाबाद से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान जिला कचहरी में मौजूद हैं, जहां अगर क्राइम के केसेस की बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल क्राइम के केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा नोट किया गया है। अब इसकी आखिर वजह क्या है? क्या लोगों को इंसाफ सही नहीं मिल रहा या इसके साथ साथ और भी कुछ फैक्टर्स हैं? इसी हवाले से हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट इजाज कांजू साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सिलसिला ये है कि तकरीबन क्राइम केसेस की तादाद में 50% इजाफा हुआ है। अब इसकी वजह कुछ माशी अदम इस्तेहकाम की है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक जो है ना अनकंट्रोलेबल है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें, जो एक क्राइम होता है इसमें गरीब को इंसाफ मिलता नहीं है, वो अपना जो है ना कोर्ट कचहरियों के धक्के खाता फिरता है। तो जहाँ तक पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे दिया जाता है। वो इस वजह से कि उनका कोई ना कोई जो है ना रिश्तेदार, कोई ना कोई अपना जो है ना रेफरेंस वाला मौजूद होता है। बर वक्त आपको जो है ना इंसाफ मुहैया ना किया जाए तो डेफिनेटली इसका जो है ना मुआशरे पे बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं। एक तो ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है हमारी उसका जो है ना स्पीडी नहीं है इस हवाले से कि जब एक मुलजिम को सही इंसाफ बर वक्त जो है ना अपना नहीं मिलेगा अपना मुद्दई को, तो मुलजिम दनदनाता फिर रहा होगा। उसने अपने सोर्स इस्तेमाल अपनी बरियत के लिए। बर वक्त इंसाफ ना मिलने की वजह से क्राइम केसेस में इजाफा हो रहा है। औनाबाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी मोहतसब मुल्तान का सालाना डेटा हासिल कर लिया गया। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल वफाकी मोहतसब को तकरीबन 4000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस हवाले से रीजनल हेड वफाकी मोहतसब महमूद जावेद भट्टी का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हम वफाकी मोहतसब मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे रीजनल हेड महमूद जावेद भट्टी साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानेंगे आज का जो वफाकी मोहतसब की कार्रवाइयाँ, उसकी कारकर्दगी के हवाले से सालाना डाटा की बात भी हम करेंगे और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि 2021 में अगर बात करें तो जो शिकायत मसूल हुई वो 6699 थी और 6480 जो केसेस के जो है वफाकी मोहतसब में फैसले किए गए। रवा माह जो गुज़िश्ता में है और इस साल के दौरान कितनी शिकायत मसूल हुई, इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे। सर बताइएगा कि वफाकी मोहतसब बेसिकली किस तरह से लोगों की दाद रसी कर रहा है? देखिए, वफाकी मोहतसब का अदारा 1983 में मार्ज़ वजूद में आ गया और उस साल पहले साल कोई 6500 टोटल पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्तें आई थी,
जो हमारे वफाकी महकमे जो है, फेडरल महकमे कोई 200 के करीब हैं, उनके आगे ऑर्गेनाइजेशंस और उनकी एजेंसीज हम उसको कहते हैं, तो उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है, और आज अलहमदिल्ला सिर्फ मुल्तान रीजन में इस साल में अभी साल का महीना पड़ा हुआ है, तो आप ये देखें कि 9,700 के करीब दरख्वास्तें आ चुकी हैं, और इस महीने में जैसे आपने बताया 887 के करीब दरख्वास्तें आई हैं। तो ये लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है, एतमाद का ये मज़हर है कि लोग दरख्वास्तें देते हैं वफाकी महोत्सव को, उन्हें पता है कि रूल्स के मुताबिक उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, और महकमे जो है वो भी फिर ताउन करते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और 97% के करीब हमारे इम्प्लीमेंटेशन रेट इसी वजह से है कि हम जो फैसला वफाकी महोत्सव फरमा देते हैं उस पर फिर अमल महकमे लाज़मी करते हैं। अमल ज़रूर किया जाता है, 97% से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूर होती है। सालाना डाटा हासिल कर लिया गया है। माहिर इमरान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का स्पेशल पर्सन को रिलीफ देने का फैसला। नदीम अख्तर नामी नायब कासिद की जूनियर क्लर्क नई भर्ती बारे फैसला दिया। नदीम अख्तर माजूर कोटा और इन सर्विस कोटा पर जूनियर क्लर्क की दरख्वास्त दी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जूनियर क्लर्क के लिए कंप्यूटर और टाइपिंग की शर्त बारे आगाह भी किया। नदीम अख्तर ने स्पेशल कोटे पर रिलीफ मिलने बारे रिट पेटिशन दायर की। आपको बता रहे हैं, खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का स्पेशल पर्सन को रिलीफ देने का फैसला किया गया। नदीम अख्तर नामी नायब कासिद की जूनियर क्लर्क नई भर्ती बारे फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। इस हवाले से रुकन असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात पर लगने वाले बजट को अवामी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के अंदर एक दफ़ा फिर बल्दियाती इलेक्शन करवाने का जो ऐलान किया गया है, और तीसरी दफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान है, और हल्का बंदियाँ भी दोबारा की जाएंगी। जबकि जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम को, इस ऐलान को सराह रही हैं, वहीं पर तहरीक इंसाफ के मुनर्रिब रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ का कहना है कि इस वक्त जो है वो बल्दियाती इलेक्शन की प्रैक्टिस जो है वो फजूल और मुल्की खजाने पर बोझ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात भी करेंगे। ऊपर वाली हुकूमत और है, नीचे वाले और बन गए हैं, तो उनमें रिफ्ट रहेगी। अब जब बेसिक डेमोक्रेसी का ख्वाब ही पूरा नहीं होता, इस इलेक्शन को जब अगले साल जनरल इलेक्शन हो उसके बाद होना चाहिए, ताकि जो भी नीचे हुकूमतें बने वो ऊपर से लेजान में हो। इस तरह फिर अवाम के मासिस तक फायदा होगा, जबकि इस तरह इनकी कंट्रडिक्शन रहेगी। और आज जो पैसा ये लगा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन पे, इस वक्त मुल्क जो है वो क्राइसिस में है, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो पैसा इलेक्शन पे लगाया जा रहा है, क्या मुफ्त का माल है? क्यों ये जाया किया जा रहा है? मेरा सवाल यह है, खुदा के लिए मुल्क की पॉलिसी वैसे बनाएं जिससे गरीब को फायदा हो, और अपना नाम लेने के लिए कि हमने बल्दियाती इलेक्शन करा लिए, ये सफेद झंडे उठा के हमें धोखे ना दें। जी बिल्कुल, रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ की जानिब से पंजाब मुल्क की बनाई जाए जिससे गरीब को फायदा हो। जुनेद अनवर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पीएचए मुल्तान के मुलाजमीन की भी सुनी गई। डायरेक्टर जनरल पीएचए का मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने का ऐलान कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली रियाज से। जी बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के हवाले से बात की जाए तो नए डायरेक्टर जनरल साहब ने जो है चार्ज संभाल लिया, लेकिन चार्ज संभालते उनकी क्या प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में खासे मामला चल रहे थे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में कि मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस का मामला चला रहा था। तो अभी क्या प्रायोरिटीज़ है, आसिफ रऊफ साहब मेरे से मौजूद। सर बताएगा, वेलकम टू द पीएचए। सबसे पहली बात है। दूसरी बात सर बताएगा, अभी ब्रीफिंग कैसी रही है, और अभी जो यूटिलिटी अलाउंस का मामला चल रहा था उस पर आपका क्या स्टांस है और क्या मोटिव है जिसको लेकर चलेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। जहाँ तक यूटिलिटी अलाउंस का ताल्लुक है, वो सीबीए यूनियन के हवाले से भी, और प्लस सिर्फ यही वो एट स्टेक हमारे माली लोग ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे जो क्लरिकल स्टाफ है, इवन के डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर तक, उनके भी इसमें स्टेक्स हैं। वो भी दे आर डिज़ायरिंग कि उनको भी ये अलाउंस मिलना चाहिए। और लेकिन मैंने ये जो मेरी बावलपुर बात हुई है लाहौर पीएचए में, उसकी जो एनालॉजी ड्रा करते हुए सेम उसके पैरेलल जो है ना, हम इनको वो रहेंगे। ये मैटर को अब हम टेकअप कर रहे हैं। मीटिंग हम नेक्स्ट वीक में आप डायरेक्टर से हम बजट और दीगर मामलात पर काम कर रहे हैं। अली रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज डीजी खान के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास में अदारा की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बुरियार और दीगर अराकीन मौजूद। कमिश्नर का कहना है कि डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज की बेहतरी के लिए फाल किरदार अदा करना होगा।
ادارہ کی بہتری کے لیے اساتذہ اور سٹاف کے مسائل حل ہوں گے، کسی کو ادارے میں سیاست کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز نے مختلف ایجنڈا۔ حج کی ادائیگی کے لیے پیدل سفر کرنے والے ڈی جی خان پہنچ گئے۔ حج کے لیے پیدل سفر کرنے والوں کا کہنا ہے کہ روزانہ 30 کلومیٹر پیدل کا سفر طے کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی بالکل، فریضہ حج 2023 کی ادائیگی کے لیے پیدل فیصل آباد سے سفر کا آغاز کرنے والے خالد عبدالرؤف اور احسان ڈیرہ غازی خان پہنچے ہیں۔ 12 روز کا پیدل سفر طے کر کے اب یہاں سے ڈیرہ غازی خان سے آگے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ڈیرہ غازی خان میں بھی ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے اور خاص طور پر یہاں پہنچے ہیں، ان سے بات بھی کریں گے، ان سے جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ کی تو ماشاءاللہ ایج بھی 50+ ہے، سفر بھی کافی زیادہ ہے اور آگے آپ کو ہرڈلز بھی صاف ظاہر بارش کی وجہ ہے یا آندھی ہے، کوئی مسائل ہیں، تو انتظامات پورے ہیں آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ انتظامات ہمارے پورے ہیں، اور جس طرح ہم فیصل آباد سے چلے ہیں اور ڈیرہ غازی خان تک تقریباً 400 کلومیٹر ہے، اور الحمدللہ ہم ریگولرلی سفر کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور گھر سے ارادہ کر کے چلیں کہ اس سال 2023 کا احرام جو ہے حج کا، اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ ڈیفینیٹلی ہرڈلز تو ہوتی ہیں، رکاوٹیں تو ہوتی ہیں، تکالیف تو ہوتی ہیں۔ سفر ویسے بھی ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے، چاہے وہ آپ بائی ایئر کریں، بائی بس کریں، بائی روڈ کریں۔ باقی پاسپورٹ ہم نے اپنے بنوا لیے ہوئے تھے بیفور ٹائم، اور ہم نے مختلف ایمبیسیز میں جا کر اپلیکیشنز بھی دی تھی اس حوالے سے، اور سب سے زیادہ ہمیں ایران ایمبیسی نے ابلائج کیا۔ ہمارے پاس ایران کا ویزا ہے ہمارے پاس، اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہمارے پاس پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس طرح کی جو بھی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، وہ ہم نے ساری فارمیلٹیز اپنے تئیں تک پوری کوشش کی ہے کہ ساری فارمیلٹیز پوری کر لیں۔ پاکستان واقعی عاشر اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان سرکاری اسکولوں میں طالبات کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ طالبات سے روشنی رسالے کے لیے کہانیاں لکھوائی جا رہی ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں الشبہ آصف سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے روشنی رسالہ جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا تھا بچوں کے لیے، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ رسالہ جو ہے تمام سرکاری اسکولوں میں بھجوا دیا گیا تھا، اور ایک الگ ٹائم پیریڈ بنایا گیا تھا جس میں بچے بیٹھ کے اس رسالے کی ریڈنگ کریں۔ اور اب اس میں ایک نیا جو ہے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ بچے بھی اپنے جو ٹاپکس ہیں، جو سٹوریز ہیں، وہ لکھ کر دے سکتے ہیں، اور جو سٹوری پسند آئے گی اس کو شائع کیا جائے گا۔ اس وقت میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ولایت آباد نمبر 2 میں موجود ہوں، اور ادھر اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ جو یہاں کی طالبات ہیں وہ اس وقت کسی بھی عنوان پہ سٹوری لکھ رہی ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی ایک سٹوری سلیکٹ ہو اور میگزین میں باقاعدہ شائع ہو۔ میرا ٹاپک ہے لالچ بری بلا ہے، میں اپنی کہانی اس پہ لکھ رہی ہوں، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ ہماری کہانیاں بھی اس رسالے میں شائع ہو سکیں۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے چوز کیا ہے کہ دیکھیں لوگ بہت سارے دوست بناتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مطلب بھی ہوتے ہیں، انہیں اس سے سیکھنے کا موقع ملے کہ ہر کسی پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے، اور دوست ایسے بناؤ جو لائف میں کام بھی آئے، ایسے نہیں کہ جو مصیبت میں کام ہی نہ آئے۔ جی بالکل، جیسا کہ بچی نے بتایا کہ اس ٹاپک سے دوسروں کو کیا سیکھنے کو ملے گا۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں طالبات کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ الشبہ آصف ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ مظفر گڑھ میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹے کا سرکاری سیل پوائنٹ فیاض پارک سے ماڈل بازار میں شفٹ کر دیا گیا۔ شہری آٹے کے حصول کے لیے لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ عامر ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی آٹے کا بحران ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مظفر گڑھ میں صورتحال یہ ہے کہ فیاض پارک میں جو سرکاری آٹا چلتا تھا اسے وہاں سے شفٹ کر کے پولیس پمپ کے عقب میں جو نیا ماڈل بازار بنایا گیا جسے ریڈی بازار بھی کہا جاتا ہے، وہاں شفٹ کر دیا گیا۔ جو شہر میں جو آٹا خریدنے والے شہری تھے زیادہ تر کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اچانک سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور دوسرا شہریوں کا یہ الزام ہے کہ لمبی لائن میں لگنا پڑ رہا ہے اور صرف سفارشیوں کو آٹا دیا جاتا ہے اور ہوٹلوں پر آٹا سپلائی کیا جا رہا ہے، ایسا شہریوں کا کہنا ہے۔ انہی سے اس حوالے سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، آٹے کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا؟ جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، خواتین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے یہ کوئی اچھی کارروائی نہیں کی گئی، اور ٹوکن سسٹم ابھی تک جاری ہے۔ جو لوگ سفارشی آ رہے ہیں انہیں کو ہی آٹا دیا جا رہا ہے۔ یہاں سٹی بازار جو تھا اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی، اچھی خاصی لوگوں نے پبلسٹی کی ہے، وہاں پہ لوگ جاتے تھے اور عام تو رفت تھا۔
यहाँ जब से ये नया बाजार कायम हुआ है, यहाँ हम तो रफ्त का सिलसिला नहीं है, एक आटे का स्टॉल लगा दिया गया है, वो भी कम। दिक्कत इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ से ख़वातीन सुबह से आई हुई हैं, हम लोग सुबह से आए हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग टोकन लेकर आ रहे हैं, जो सिफारशी हैं, होटल वाले आ रहे हैं, उन्हीं को ही दिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? या मैंने क्या कहना है, आपके सामने है जी हालात। अब हम यहाँ खड़े हैं, वो बंदा बैठा है लिख रहा है, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड दें और उसके बाद 3-4 घंटे यहाँ पे भिखारियों की तरह खड़े रहो। आखिर में कहेंगे जट्टा नहीं है। कल भी मेरे साथ ऐसे हुआ है, आज भी वैसे मैं भाई खड़ा हूँ जी बिल्कुल। ये शख्स जो है, इनका ये कहना है कि दूसरा दिन है और आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। रंगपुर में यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया। लाखों की आबादी को आटे के सिर्फ 25 बैग दिए जाने लगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना परवेज अख्तर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई के बायस यूटिलिटी स्टोर पर भी आवाम के लिए जो वो रिलीफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। रंगपुर यूटिलिटी स्टोर पर लाखों की आबादी के लिए 25 थैले जो है वो रोजाना की बुनियाद पर आटे के दिए जाते हैं, जो कि ना काफ़ी है। चक्की आटा जो है महंगा होने के बाद शहरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर का रिलीफ के लिए रुख करते हैं, मगर यहाँ पर भाई रिलीफ नहीं मिलता और एक थैले की अवध जो है बाकी खरीदारी की भी शर्त आयद कर दी गई है, जिससे जो है शहरी खास से परेशान है। बात करने के लिए मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आटा खरीदने के लिए आए, क्या परेशानी का? सर आटा खरीदने के लिए आए हैं। आटा सुबह के 6 बजे से आए हैं तो इतने हूँ 8-9 बजे पे है। दिहाड़ीदार बंदे हैं, मरदे हैं, खड़े हैं। 20-25 थैले आंदे हैं, 20-25 बंदों को मिल गया, बाकी में गए घर। वो दिहाड़ी तो गल है, तो आटे तो गल है। जी आप क्या कहेंगे, आटे के असूल के लिए किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? भाई हम तो 6 बजे के यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, आटा मिल भी नहीं रहा। दूसरा ये अगर एक थैला मिलता भी है तो वो साथ में सौदे लेने पड़ते हैं। सौदे के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है तो आटा भी नहीं मिलता। हमें इस आटे के लिए रंगपुर यूटिलिटी स्टोर पर आटा इसके जायज़ होने का ये मुतालबा है हमारा। आटे का असूल मुश्किल हो गया। राना परवेज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे। किसानों की मुश्किलात खत्म, जहानिया में खाद का बहरान खत्म हो गया। रोही की खबर पर एक्शन लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इकबाल खान जहानिया पहुंच गए। कहते हैं खाद बहरान खत्म हो चुका है, डीलर्स को खाद वाफिर मिकदार में फ्राहम मुहैया होगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, जहानिया में गंदम की जो बिजाई है वो ख़त्म हो चुकी है और अब खाद का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। और गुज़श्ता दिनों जो काश्तकारों ने एहतजाज किया था कि हमें गंदम के लिए खाद दस्तयाब नहीं हो रही, और इस सिलसिले में डॉक्टर इकबाल साहब जो डिप्टी डायरेक्टर ज़िला खाने वाले हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद से बात करते हैं। सर बताइएगा कि खाद कई लोगों को जो किसानों को दस्तयाब नहीं हो रही, क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त चूँकि गंदम की काश्त मुकम्मल हो चुकी है और लोग पहला पानी लगा रहे हैं। इस पानी पे जहाँ पे जड़ी बूटियों की तलफी बड़ी ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो खाद का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे यूरिया खाद, वो बड़ा ज़रूरी है। जहाँ पे हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में काश्तकारों को मशवरा दे रहे हैं, वहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि यूरिया खाद इस वक्त मार्केट में 5 मुख्तलिफ ब्रांड में दस्तयाब है, जिसमें बारीक दाने वाला यूरिया है, मोटे दाने वाला यूरिया है, जिंक कोटेड है और जिसको ज़बरदस्त यूरिया कहते हैं, नीम कोटेड है, और 5वां जो है वो है गैर मुल्की यूरिया जो गवर्नमेंट ने मंगवाया है। जो इस वक्त जो कि मैंने मार्केट विजिट की, हमारे यहाँ 2 डीलर्स हैं बड़े, जिन्होंने तकरीबन 7000 से ज़्यादा खाद की यूरिया इंपोर्टेड यूरिया की बुकिंग कराई है, जो कि दस्तयाब है और काश्तकारों को इंतहाई माकूल रेट, जो तकरीबन 2280 रुपये रेट है यहाँ पे इस मार्केट में, वो मिल रहा है। मेरी काश्तकारों से यही गुजारिश है कि जहाँ पे वो खाद यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक ब्रांड पर इन्हिसार करने की बजाय जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जहाँ अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, ताकि जहाँ पे जो गन्नम की फसल है उसको कमी की बजाय उसमें जो इस मुख्तलिफ ब्रांड्स की खाद इस्तेमाल की जाए। अमजद हुसैन बुटर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मणिपुर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। यूरिया खाद का सरकारी रेट 2156 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी इमरान, बताइएगा किसानों का क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल, गंदम की जो फसल है उसको इस वक्त जो है यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है। यूरिया खाद देने का जो है वक्त हो चुका है, लेकिन मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो है यूरिया खाद को ज़ख़ीरा कर लिया, जिसके बाद जो है पेस्टिसाइड मार्केट में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो चुका है और शार्ट हो चुकी है, जिसके बाद जो है किसान तबका इंतहाई परेशान है। सरकारी नर्ख की अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से यूरिया खाद के बैग का 2156 रुपये नर्ख जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस वक्त जो है मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, जो 2800 से 3000 रुपये के दरमियान जो है फ़रोख्त की जा रही है, और वो भी बड़ी मुश्किल से जो है किसानों को मिल पाती है। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम की जो फसल है वो अफजाइश के
इब्तदाई मराहिल में ही जो है मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मैं किसानों के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, गंदम को अब खाद देना है, खाद आपको मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही सर। अच्छा, जहाँ भी जाते हैं किराया भाड़ा भर के वापस आ जाते हैं, पैसे लेकर घूम रहे हैं, खाद मिल नहीं रही। अच्छा, नहीं सरकारी रेट पे मिल रही है, ना दूसरे रेट पे मिल रही है। क्या मुतालबा है आपका? अब खाद कहीं मिल नहीं रही। हम यही कह रहे हैं कि हुकूमत को दरख्वास्त देते हैं, मेहरबानी करें कि खाद दे। गंदम में हमारी जो है ना तैयार होगी, ख़राब हो जाएगी, खाद नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, किसान जो है इंतहाई परेशान है। खाद की दस्तयाबी के बाद उनकी जो फसल है वो मुतासर हो रही है। इनका मुतालबा है हुकूमत वक्त इस हवाले से। खाद की जरूरत है, खाद मिल नहीं रही। राना इमरान सईदी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। भावल नगर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मोबाइल फोन्स की कीमतों में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी बताइएगा। दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। अगर हम बात करें मोबाइल की और ख़ास तौर पे एंड्रॉयड मोबाइल की, तो एंड्रॉयड मोबाइल की जो कीमतें हैं वो मुसलसल 8 से 10 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है इससे 3 से 6 हज़ार रुपये फ़ी मोबाइल जो है इसकी कीमत में इजाफा रहा, जिसकी वजह से तकरीबन जो है 12 दिन में मोबाइल की कीमतें जो हैं वो डबल हो गई हैं। और जिसकी वजह से इससे वाबस्ता जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, जहाँ पर इससे वाबस्ता जो कारोबारी हजरात हैं उनसे बात कर लेते हैं कि तकरीबन 10 से 12 दिन के दरमियान जो है मोबाइल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। आप बताइएगा, ये जो मोबाइल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कितना इजाफा हुआ है? डेली बेस पे देखा जाए तो शाम को जैसे सोने का हिसाब लगा लें कि 1 घंटे बाद और रेट, 2 घंटे बाद और रेट, वैसे डेली बेस पे 2000 3000 ये रेट एक्सचेंज होता जा रहा है दिन ब दिन पे। यानी कि जो कल सेट हमें मिल रहा था 2000 का छोटा सेट बार फोन जो गरीबों के लिए कॉल वगैरह के लिए यूज़ होता है, वो इस वक्त अगर हम आज लेंगे तो वही सेट 3000 का हमें मिलेगा। तो हम कस्टमर को आके देते हैं तो कस्टमर ज़ाहिरी बात है वो भी तंग होता है बेचारा, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। नहीं तो फिर इस मुश्किलात का सामना है। कासिम अली शेख हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, खानेवाल में रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की अशिया मुकर्रर निर्ख से जायद में फरोख्त होने लगी। अहवाल जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों के लिए जो अशिया खुर्दोनोश यहाँ पर जो फराहम की जा रही है, खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी कीमतों के हवाले से जायज़ा लिया है स्टेशन मास्टर ने। और उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से कीमतें तयन की गई हैं उनसे ज़्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी किया जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। और मुसाफरों से भी पूछा जाता है कि क्या उनको उस रेट पर चीज़ें मिल रही हैं। तो मज़ीद हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर हमारे से मौजूद हैं, जानेंगे इस हवाले से। सर बताइएगा कि अक्सर कुछ मुसाफरों की शिकायत रहती हैं कि कीमतें ज़्यादा वसूल की जाती हैं स्टॉलों पर, तो महकमे की जानिब से क्या कार्रवाई की जाती है? महकमे की जानवर से सबसे पहले तो मैं गाहे बगाहे इनको चेक करता रहता हूँ। कोई कंप्लेंट आए तो फिर उसको फौरी तौर पे उसका अजाला भी किया जाता है। तो इन लोगों को कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन्होंने गड़बड़ की है तो जुर्माने भी किए हैं इनको, और अपने अफसरान बाला DCO साहब को भी इनके बारे में बताया है। तो बहरहाल नॉर्मली मामला ठीक है। स्टेशन मास्टर कहना है कि नॉर्मली मामला ठीक है। यहाँ पर स्टॉल वाले भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उनकी शिकायत ये रहती है कि ठेके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किस तरह से फिर गुजर बसर होता है कि सरकारी जो कीमतें हैं वो इतनी हैं कि जिससे आपको मुनासिब मुनाफा मिल सके? सरकारी मुनासिब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान रेलवे ने 4 माह से जो हमारे स्टॉल बंद हुए थे, तकरीबन 2 से ढाई माह, अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और टोटल हमारे से जो वेंडिंग फीस है, जो रेलवे का किराया है, वो वसूल कर लिया गया है। जबकि हमने हेडक्वार्टर मुल्तान भी और DS साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि जो 2 माह का किराया हमारा, इससे हमें रिलीफ दिया जाए। अब जो है हाफ ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, अब भी हमारे से जो है ना जी पूरा किराया वसूल किया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर जुल्म और ज़्यादती है। क्योंकि जब एक हम लेते हैं ट्रेनों का इसकी लोकेशन देख के, भाई 20 ट्रेनें हैं, 100 ट्रेनें, उसके हिसाब से हम ठेके में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब हाफ ट्रेन भी नहीं चल रही हैं, आधी ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। लोगों का ये कहना है कि कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। और जो यहाँ पे वेंडर मौजूद है उनका ये कहना है कि ट्रेनें ना चलने की वजह से उन्हें रोजाना की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है। जी मोहम्मद नदीम मुगल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।